नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 7 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो ये आर्टिकल्स है, जो कि वेंकैया नायडू जी द्वारा लिखा गया है, जो कहता है भी जो इंडिया की अभी आवश्यकता है हमारी समान नागरिक सहायता। ठीक है, तो जो हमारी जो समान नागरिक सहायता है वो क्या भी भारत की क्या है अभी आवश्यकता है इसको लागू करना। ठीक है, क्योंकि जो समान नागरिक सहायता है जिसको हम किस प्रकार से देखते हैं भी, जैसा भी हम देखते हैं भी हमारे जो धार्मिक जो कानून है, ठीक है, उसके अंदर जैसे विवाह के, तलाक के, गोद लेने से, तो इससे संबंधित क्या है अलग अलग नियम है। तो इन सभी को क्या करना है, हमें सभी को मिला करके एक कानून के अंदर हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। उसी को हमने नाम दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ठीक है, अगर हम संवैधानिकता की बात करते हैं इसके अंदर, तो हम देखते हैं भी भारत का जो संविधान है उसका जो हमारा जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो आर्टिकल नंबर 44 है उसमें समान नागरिक सहायता की बात की गई है। यानी राज्य क्या करेगा, समान नागरिक सहायता स्थापित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, उसी बात साथ साथ भी न्यूज़ इसमें इसलिए भी सरकार क्या कर रही है, अभी हाल ही के अंदर ऐसा कुछ न्यूज़ आई है भी जिस सरकार क्या कर रही है भी समान नागरिक सहायता लागू करने का प्रयास कर रही है या उसका बिल लेकर आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ जो पक्ष ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इससे जैसे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका ये मानना है भी जिसकी वजह से उनके जो कुछ विशेषाधिकार है जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत उनको दिए गए हैं, उनका उसके अंदर क्या हो सकता है, एक प्रकार से उनसे ये छीन सकते हैं, उनका हनन किया जा सकता है। ठीक, कुछ का मानना है भी इससे क्या होगा भी जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा, महिलाओं की जो असमानता की जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के अंदर लगभग ये सारी बातें की गई है। तो इसमें कहा भी भारत क्या है, एक विविधतापूर्ण क्या है, राष्ट्र है, जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेने या विरासत या उत्तराधिकार नियंत्रित करने वाले जो अलग अलग व्यक्तिगत कानून यानी जो धार्मिक कानून है। ठीक है, जैसे हम हिंदू धर्म के तहत देखते हैं भी विवाह की प्रक्रिया अलग है, मुस्लिम धर्म के तहत जो विवाह की प्रक्रिया अलग है, तलाक की भी प्रक्रिया क्या है, अलग है। ठीक है, इसमें कहा भी यह कहना सही होगा कि जो समान नागरिक सहायता की अनुपस्थिति में समृद्ध विविधता वाली हमारी भूमि केवल असमानता और विसंगति का बनाने का काम किया है। यानी इसका कहना भी जो आज तक हमारे यहाँ पर जो समान नागरिक सहायता नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर असमानता और विसंगता क्या हुई है, पैदा हुई है, उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये बात भी कहना क्या है, सही है, क्योंकि कुछ इन जो सामान्य जो हमारे जो कानून है इसके तहत जैसे महिलाओं में असमानता की भावना थी या समानता की जो गतिविधियां थी उनमें क्या ही कमी हमें देखने को मिली है। ठीक, आगे इसके अंदर कहता है भी जो कहते हैं भी जो हमारे जो भारत का संविधान के जो मुख्य वास्तुकार या जो संविधान निर्माता थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी समान नागरिक सहायता के निर्माण में संविधान सभा को एक मजबूत पक्ष रखा था। उन्होंने भी इसकी बात कही थी या उनका पक्ष रखा था भी हमारे देश में समान नागरिक सहायता होनी चाहिए, मगर इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, काफ़ी समर्थन भी हुआ था, जिसकी वजह से क्या था, इसको क्या कहा गया, हमारे जो डीपीएसपी थी यानी जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उसके अंतर्गत इसको रखा गया था। जबकि हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे इसको मूल अधिकार के रूप में रखना चाहते थे। ठीक, आगे कहता भी उन्होंने लैंगिक असमानता सुनिश्चित करने समानता सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो लैंगिक हमारी समानता है और महिला पुरुष के बीच के जो असमानता है उसको कम करने, साथ ही साथ जो प्रचलित हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए समान नागरिक सहायता पर क्या दिया था, उन्होंने जोर दिया था। आगे इसमें कहता है भी चूंकि संविधान सभा में जो हमारा जो समान नागरिक सहायता पर आम सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए या इस विषय को हमने राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत हमने इसको रख दिया था। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार के अंदर रखने के लिए इसके अंदर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से हमने किसके अंदर जो डीपीएसपी के अंतर्गत इसके अंदर रख दिया था। इस प्रकार अनुच्छेद 44 में कि एक अर्थ में ये एक संवैधानिक दर्जा तो इसको क्या है, प्राप्त है, और इसके लिए राज्य जो समान नागरिक सहायता अधिनियम की भी आवश्यकता की बात कही गई है। ठीक है, तो क्या कहता है भी राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा भी समाज के अंदर समान नागरिक सहायता यानी बनाई रखी जा सके। ठीक है, क्योंकि उस समय की अगर हम बात करते हैं 1947 की, तब हमारे यहाँ पर धर्म था या जो धार्मिक जो हमारे जो पौराणिक थे, पंथ थे, उनकी काफ़ी प्रचलित थे। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक सहायता को लाना कहीं न कहीं देश में अराजकता की स्थिति बन सकती थी। तो इसलिए कहीं न कहीं ये राज्य को ऊपर छोड़ दिया भी राज्य धीरे धीरे समान नागरिक सहायता को क्या करे, लागू करे।
इसीलिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी या जो शीर्ष अदालत थी उसने भी शाहबनो मामले में ये कहा था। भी ये अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 जो कि एक मृत पत्थर बनकर रह गया है, यानी कहीं के जो समान नागरिक संहिता है उसकी किसी भी प्रकार की कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहीं के ये वक्तव्य यहाँ दिया है। ठीक है, और साथ साथ अगर हम इस पक्ष की बात करते हैं तो जो लोग इसका पक्ष में लेते हैं वो कहते हैं भी इससे क्या भी असमानता है वो कम होगी। साथ ही साथ जो जिसके अंदर हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर जो समानता की बात कही गई है उसको बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक कानूनों के कारण जो महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार आएगी। साथ ही साथ राज्यों में जो भी एक प्रकार एक समान कानून होने से समानता आएगी। साथ ही साथ जो संविधान भी संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसका हमें हम कह सकते हैं भी वास्तविक रूप में इसका परिणाम हमें ले सकते हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें कहा भी जो हमारे मूल अधिकार के अंदर जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो उसमें कहीं न कहीं ये वादा की काम कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर सारी की सारी कही गई है। तो इसमें जैसे हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए भी हमारे जो धार्मिक जो कानून है उनके अंदर हमें समानता लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो हमारे धार्मिक कानून है उनको हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उनमें समानता लानी चाहिए। और धीरे धीरे हमें लैंगिक असमानता को बढ़ावा यानी असमानता को कम करने के लिए हमें दिनों दिन जैसे सम्मेलन वगैरह करना चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए, लोगों को गांव गांव में जाकर इनके प्रति समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें क्या है भी समान नागरिक संहिता लानी चाहिए और किसी प्रकार की अभी जल्दबाजी करने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर निष्कर्ष निकाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो अगला आर्टिकल है वो भी हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो ये आर्टिकल कहता है भी जो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो रुपये है, यानी जो रुपये हम इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर, उसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जिस प्रकार से चीन क्या करता है अपनी जो करेंसी है या अपनी जो मुद्रा है उसको क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो भारत को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसकी वजह से भारत की जो मुद्रा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बढ़ावा दे पाए। ठीक, यही बातें लगभग इस आर्टिकल के अंदर सारी की सारी कही गई है भी किस प्रकार से हम भारत की जो मुद्रा है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो व्यापार है उसको हम और सुगम बना सकते हैं। भविष्य के अंदर हमारी जो कहीं न कहीं जो दूसरी मुद्रा पर जो निर्भरता है उसको हम कम कर सकते हैं, या हमारे जो कहीं के अंतर्राष्ट्रीय है स्तर को हम कह सकते हैं भी हम डॉलरीकरण कर सकते हैं। यानी जो आज जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर डॉलर का प्रभुत्व बना हुआ है उस प्रभुत्व को कम कर सकते हैं। तो ये बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं। तो कहता है भी जब इसके अंदर शुरुआत होती है भी जब 1950 के आसपास के दशक के अंदर हमारा जो यूएई था या कुवैत था, बहरीन था, ओमान था, या जो भी खाड़ी हमारे देश थे उनके साथ जो हमारा जो लेन देन होता था या जो व्यापार होता था वो भारतीय रुपये के अंतर्गत होता था। यानी इस समय क्या था भी हमारी भारतीय मुद्रा थी वह कहीं न कहीं इन देशों के अंदर एक्सेप्ट की जाती थी या ली जाती थी। ठीक है, उनके अंदर हम व्यापार करते थे। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर हमने एक जो ये पाउंड के रूप में यानी पाउंड के एक विकल्प के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर लगभग हम देखें 1959 में सोने की जो तस्करी थी उसको कम करने के लिए, उससे चुनौतियों से निपटने के लिए हमने क्या किया था, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत एक हमने स्पेशल रुपया जारी किया था जिसका नाम ही हमने क्या रखा था, खाड़ी रुपया रखा था। यानी इस रुपये का इस्तेमाल हम केवल और केवल खाड़ी देशों के साथ जो तेल आयात करते थे उसमें हम करते थे, जिसमें केंद्र बैंक द्वारा केवल जो पश्चिमी एशिया देशों में व्यापार का निर्माण किया गया था। यानी कहीं केवल जो पश्चिमी एशिया के जो देश थे उनके साथ क्या किया जाता था, इसका निर्माण यानी इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी वर्तमान में बात करें तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा यानी जो योगदान है वो बहुत ही क्या है, कम है, बहुत ही दूर है। अगर हम वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की दैनिक औसत हिस्सेदारी देखें या प्रतिदिन की देखें तो 1.6% के ही आसपास है। ठीक है, जबकि हम अगर वैश्विक व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हिस्सेदारी केवल और केवल 2% है। तो इसलिए हमें हमारा व्यापार है उसको और ज़्यादा हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो देश हैं उनके साथ व्यापार करते हैं तो हमें क्या करना होगा भी आप हमारे साथ रुपये में व्यापार कर सकते हो। यानी अगर हमारे यहाँ से आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप रुपये में खरीद सकते हो, और जो चीज़ हम आपसे निर्यात करते हैं या आयात करते हैं वो चीज़ हम आपसे रुपये में खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे जो रुपये है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की भी क्या है
आवश्यकता है। ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर को जो चीन है उसके एग्जाम्पल ये कि अभी चीन किस प्रकार से अपना जो व्यापार है वो खाड़ी देशों के साथ अपना व्यापार है वो अपनी जो युआन मुद्रा है उसके साथ कर रहा है। साथ ही साथ जो छोटे देश है जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इनके साथ भी जो चीन क्या कर रहा है अपनी घरेलू मुद्रा के साथ इनके साथ व्यापार कर रहा है, जिससे धीरे धीरे क्या हो रहा है जो चीन की जो मुद्रा है युआन वो धीरे धीरे क्या हो रही है मजबूत होती जा रही है। ठीक है। आगे इसके अंदर अभी किसी भी मुद्रा को आरक्षित मुद्रा यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा बनाने के लिए हमें रुपए को पूरी तरह से क्या करना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए। परिवर्तनीय यानी रुपए को हम पूर्णतः डॉलर या किसी अन्य मुद्रा के अंदर हम कन्वर्ट कर पाए, पूरी तरह परिवर्तन कर पाए, किसी प्रकार का कोई भी बैरियर या कोई बाधा इसके अंतर्गत न हो। दूसरा कहा गया सोल्यूशन दिया गया भी आसानी से इसका उपयोग करने के लिए, ठीक है, हम इसका क्या करके भी कहीं पे भी इसका आसानी से उपयोग हम कर पाए और पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध भी होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा लेकर भारत में आता है तो उसका सारा पैसा रुपए के अंदर परिवर्तित हो जाना चाहिए, या फिर कितना भी पैसा लेकर बाहर ये कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ पर जाकर भारतीय रुपये है वो कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर भारत का अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और अमेरिका में भारतीय रुपया लेकर जाता है तो उसका सारा का सारा रुपया डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें समझौते भी करने होंगे, व्यापार को भी हमें बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ भारत का जो हमारा जो पूंजीगत खाता है उसको भी हमें पूर्णतः परिवर्तन होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति जो कितना भी पैसा लेकर अगर भारत में आता है तो उसको पूर्णतः क्या करते उसकी अनुमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिट तक ही आपको उसका परिवर्तन किया जा सकता है, उसको कितना भी पैसा लेकर आए उस सारा को सारा का वह भारतीय रुपये में परिवर्तन कर पाए और यहाँ पर निवेश कर पाए। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ अपनी मुद्रा है उसका हमें आदान प्रदान करना चाहिए या उनका व्यापार हमें अपनी मुद्रा के अंदर करना चाहिए। और कुछ इस प्रकार की जो बाधाएं हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए, जैसे मौद्रिक नीतियों के अंदर जो हमारी अनिश्चितता है उसको हमें कम करना चाहिए। दूसरा, साथ साथ हमारे जो महत्वपूर्ण चालू और पूंजी खाते हैं उनके घाटे को भी हमें कम करना चाहिए और जो हमारी जो विनिमय की दर की जो अस्थिरता है उसको भी हमें कम करना चाहिए। साथ ही साथ है और पूंजीगत खाते की जो वृहत बाधाएं हैं उनको भी हमें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो विमुद्रीकरण जैसी जो प्रक्रिया है उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर सके, हमारी जो मुद्रा है उसमें लोगों का ट्रस्ट या विश्वास बना पाए। ठीक है। और साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। और रुपये में व्यापार करने के लिए हमें जो व्यक्ति रुपये में व्यापार करने का इच्छुक है उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए इसका हमें यानी रुपये में व्यापार कर पाए। और हम कह सकते हैं भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सब्सिडीज़ वगैरह भी दे सकते हैं भी अगर आप रुपये में व्यापार करते हैं तो आपको इस प्रकार के कुछ सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएंगी। तो इस प्रकार के हम अलग अलग विकल्प बना करके हम रुपये को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट इतना आर्टिकल्स नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये बस इसी तरह कहा गया भी जो भारत का जो अभी वर्तमान में जो अमेरिका की तरफ जो झुकाव हमारा अभी जो झुकाव हुआ है वो हमें काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि जो जो अमेरिका की जो नीति है जो पूंजीवादता की नीति है उसको हमने बहुत देरी से अपनाया है, जबकि चीन ने इस जो नीति थी उसको काफ़ी पहले ही अपना लिया था, जिसकी वजह से कहीं कहीं जो आज चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की तुलना में काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब से हमारा देश था तो हमने क्या था, रूस का जो मॉडल था उसके तहत हमने पंचवर्षीय योजना थी उसका हमने क्या किया था, प्रारंभ किया था। जबकि हमारी जो विदेशी पूंजी थी या जो पूंजीगत जो थी उसको हमने काफ़ी सीमित मात्रा के अंदर रखा था। ठीक है। इसी के साथ जो जैसे जापान थे, अमेरिका थे, उनके साथ जो चीन था उनके साथ उनकी जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार की नीति को अपना करके कहीं न कहीं काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर इन्होंने अपना विकास किया था। फिर इसके अंदर का एग्जाम्पल दिया गया भी जो 1962 में जब चीन का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो चीन की जो GDP थी वह लगभग 47 अरब डॉलर की थी। जापान की जब उस समय 60 अरब डॉलर थी और भारत की कितनी थी, हमारी 44 अरब डॉलर थी। तो हम देख सकते हैं भी उस समय कोई ज़्यादा अंतर इसके अंतर्गत नहीं था, मगर भारत की नीतियों के कारण, अतीत की जो नीतियाँ थी उसके कारण क्या था, धीरे धीरे क्या हुआ तो इनका व्यापार बढ़ गया था जबकि भारत का व्यापार स्थिर ही रहा था। फिर अगर हम 1970 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर चीन की GDP लगभग हमारी हो गई थी 92 ट्रिलियन यानी लगभग हम कह सकते हैं 92 अरब डॉलर की हो गई थी। वहीं जापान की हो गई थी 212 हो गई थी और जर्मनी की 215 हो गई थी, जो कि भारत में बढ़कर केवल और केवल कितनी हुई थी उस समय 60 ही
हुई थी। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं बढ़ावा मिला था। तो कहीं न कहीं हमारी जो अतीत की जो नीतियाँ हैं उसको उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है और हमें अमेरिका जैसे सहयोगियों की हमें भी क्या है आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है अभी जो कहाँ की जो 1 लाख यानी 1 ट्रिलियन तक की जो अर्थव्यवस्था थी, जहाँ जापान इसको हासिल करने में 1978 में हासिल कर लिया था, जर्मनी से 1986 में और चीन ने 1998 में, जबकि भारत ने इसको हासिल करने के लिए 2007 में हमने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने थे। तो हम कह सकते हैं भी हमारी नीतियों के कारण हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो सकता है भी किस प्रकार से जो हमारा हम कह सकते हैं अभी हमें पूंजीवादिता की ओर हमें किस प्रकार से बढ़ावा मिल सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका काम करना चाहिए। और कैसे इसमें कहा भी देश हित के अंदर अगर हमें किसी संविधान संशोधन की भी आवश्यकता है तो हमें उसमें भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें तीव्रता से हमें क्या करना चाहिए, संविधान संशोधन करना लेना चाहिए। ठीक है, और कहीं न कहीं साथ ही साथ हमें जो हमारी जो स्थायी प्राथमिकता है, ठीक है, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें जैसे हिमालय क्षेत्रों में अमेरिका के इसमें कहा भी जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम अगर हम अमेरिका की सक्रियता रखते हैं तो हम पाकिस्तान और चीन को भी कहीं न कहीं सीमा विवाद पर काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से एक आर्टिकल था जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल और केवल कुछ थोड़े बहुत फैक्ट थे जो कहीं न कहीं हम क्वेश्चन कई कभी जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी अपने एडिटोरियल पे। तो अगला एडिटोरियल हमारा क्या कहता है, तो कहता है भी जो शहरों की चुनौती है समाधान की आवश्यकता। ठीक है, सॉरी समाधान आवश्यकता, तो हमारे जो शहर हैं तो इसमें कहा गया जो आर्टिकल कहता है भी जो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो दुनिया की जो आधी आबादी है वो किसमें, शहरों में बसती है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक शहरों की जो आबादी है वो 2/3 जो सब आबादी है यानी 3 में से 2 जो लोग हैं वो शहरों में रहना पसंद करेंगे। इसके कारण शहर के अंदर जो घनत्व है या सघन है वो दिनों दिन बढ़ेगा। इससे हमारी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं हैं, आपदा है, पर्यावरण क्षरण है, संसाधनों की कमी है, सामाजिक आर्थिक असमानता है, वह काफ़ी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और काफ़ी जो संवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पर हमें विचार करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो U20, ठीक है, कौन सा हमारा जो U20 सम्मेलन होने वाला है, इसलिए इस आर्टिकल को अंदर रखा गया है। ठीक है, तो जो हमारा U20 सम्मेलन है वह क्या करता है भी जो शहरी क्षेत्रों का के अंदर जिस प्रकार से लोगों का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है उस पर इसमें विचार किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जैसे 2017 में ये सम्मेलन हुआ था, फिर 18, 19, 20 में आज तक इसके लगभग 5 सम्मेलन हो चुके हैं, जो कि जो छठा सम्मेलन है वो अभी भारत में अहमदाबाद में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी ये हमारा चर्चा के अंदर है। तो हम देखते हैं भी जो ग्रामीण क्षेत्रों, जो शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, जो काफ़ी कह सकते हैं भी एक प्रकार से काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान यानी हमारे लिए हो सकती है। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए हमने इस सम्मेलन का हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे क्या करते हैं भी जितने भी जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसके मेयर है या जो सिटी के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं जो शहर में जो रोड मैप है उसको तैयार करते हैं, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उस पर विचार करते हैं। और कहीं न कहीं इसके बीच में जो किस प्रकार की जो समस्या हैं उनको कम करने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ हमें आर्थिक समृद्धता, पर्यावरण पर प्रभाव, जो शहरों का बढ़ता हुआ घनत्व, उनका जो फैलाव है, विविधता है, सामाजिक एकजुटता, तकनीकी प्रगति, डिजिटल विभाजन या शहरी क्षेत्रों से जुड़ी कोई अन्य विरोधाभास प्रकार की जो हमारी जो समस्याएं हैं उन पे हमें निजात पाने की या उन पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से सुसमाधान पाने की हम प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ यही चीज़ें क्या है भी हमें इस प्रकार के जो समस्या है उन पर हमें स्थायी एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी हमें एक प्रकार इन चुनौतियों की समस्याओं का स्थायी हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी समाधान निकालने की आवश्यकता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की वीडियो की सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।